गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम जो है भूकंप पढ़ रहे थे जिसमें हमने भूकंपीय तरंगों के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम पढ़ेंगे छाया क्षेत्र का उद्भव उद्भव भूकंप लेखी यंत्र या भूकंप मापने का यंत्र। ठीक है। भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अभिलेखित होती है। अर्थात जो सिस्मोग्राफ है उसमें क्या होता है, जो दूर के क्षेत्रों से भूकंप की जो तरंगें आती है वो क्या होती है, उस पे अंकित होती है। यद्यपि कुछ क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती है। ठीक है, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर भूकंप की तरंगें जो है हमें नहीं मिलती है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात इस क्षेत्र में जो है भूकंप की तरंगें प्रदर्शित ही नहीं होती है। उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र। जैसे वृष्टि छाया प्रदेश होता है ना, जहाँ पर बारिश की हवाएं जो है ऊपर से गुजर जाती है, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान का थार का मरुस्थल, वहाँ पर जो है बारिश नहीं होती, तो वो क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भूकंपीय तरंगे नहीं आती है, इसलिए इसे जो है भूकंपीय छाया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा अलग होता है। यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर P व S तरंगें दोनों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल P तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं और S तरंगों को अभिलेखित नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ है वो भूकंप के केंद्र से, जहाँ से भूकंप जो है निकलता है वहाँ से 105 डिग्री के भीतर P और S दोनों तरंगों को जो है वो अभिलेखित करते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकेंद्र से जो 145 डिग्री से बाहर जब जाते हैं तो वहाँ पर P तरंगों को ही दर्ज करते हैं, जबकि S तरंगे जो है अभिलेखित नहीं होता है। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 और 145 के बीच का क्षेत्र, जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती है, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। ठीक है, 105 और 145 के बीच में ऐसी कोई जगह जहाँ पर ना तो P तरंगे अभिलेखित होती है और ना S तरंगे अभिलेखित होती है, तो वो जो जगह होती है वो भूकंप छाया क्षेत्र कहलाती है। 105 के परे पूरे क्षेत्र में S तरंगे नहीं पहुंचती है। S तरंगों का छाया क्षेत्र P तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक फैला हुआ है। ठीक है, देखते हैं अब हम भूकंप के प्रकार। सामान्यतः जो है भूकंप विवर्तनिकी भूकंप भी अधिक आते हैं। ये भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। अर्थात धरातलीय जो भूकंप होते हैं वो अधिक आते हैं और ये मुख्य रूप से प्लेट विवर्तनिकी के अर्थात धरातलीय के नीचे जो प्लेट है उनके सरकने की वजह से जो है इस प्रकार के भूकंप उत्पन्न होते हैं। दूसरा, एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिकी भूकंप को ही ज्वालामुखी जन्य भूकंप समझा जाता है। ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। तीसरा है, खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खननों की छतें ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें कोलाप्स या नियत भूकंप कहा जाता है। ठीक है, जब बड़े बड़े माइनिंग क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक गहराई में खुदाई का कार्य होता है तो कई बार क्या होता है कि वहाँ पास जो छतें हैं वो धसक जाती है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर कंपन होता है और आसपास की जगह हिल जाती है, तो ये नियत भूकंप या कोलाप्स कहलाता है। चौथा, कभी कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट के परिणाम स्वरूप जो है हल्के झटके महसूस किए जाते हैं आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, तो इस तरह के झटकों को भूकंप भी कहते हैं। पांचवा, जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्र में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं भूकंपों की माप। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का पैमाना इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो सिस्मोग्राफ होता है उसमें रिएक्टर से जो है इसकी माप करते हैं। इसे रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। भूकंपों की तरंगों को रिएक्टर स्केल से 1 से 12 तक के आधार पर मापता है। कितने तक पर? 1 से 12 के आधार पर। रिएक्टर स्केल पैमाने को सन 1935 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने बेनो गुटरबर्ग के सहयोग से खोजा था। ठीक है, कौन ने खोजा था? चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 में
ठीक है, किसके सहयोग से? बेनो गुटनबर्ग के सहयोग से खोजा था। इस स्केल के अंतर्गत प्रति स्केल भूकंप की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है और भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है वह प्रति स्केल 32 गुना बढ़ जाती है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की भयावह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8 रिएक्टर पैमाने पर आया भूकंप 60 लाख टन विस्फोटक से निकलने वाली ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, रिएक्टर पर जो हम क्या करते हैं, नापते हैं, तो जो 8 रिएक्टर पैमाना पर जो भूकंप आता है वो इतना भयानक होता है कि 60 लाख टन विस्फोटक को जब विस्फोट करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उतनी ऊर्जा जो है उस भूकंप में होती है। भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर के अलावा मर्केली स्केल का भी इस्तेमाल किया जाता है, पर इसमें भूकंप को तीव्रता के बजाय आधार पर मापते हैं। इसका प्रचलन कम है क्योंकि इसे रिएक्टर के मुकाबले कम वैज्ञानिक माना जाता है। इसमें भूकंप की जो तीव्रता होती है वो आधार पर मापते हैं, जबकि रिएक्टर में जो है भूकंप की वास्तविक तीव्रता जो है पता चलती है। इंडोनेशिया, हैती और जापान के भूकंप को कौन भुला सकता है? भूकंप और उसके बाद सुनामी से हुई तबाही को पूरी दुनिया ने देखा है। भूकंप अक्सर भूगर्भिक दोषों के कारण उत्पन्न होते हैं, अर्थात जो भूगर्भिक हलचलें होती है जैसे बांध बताया गया या विस्फोट या खनन की वजह से जो भूगर्भ के नीचे जो हलचल या जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उसका परिणाम जो है हमें भूकंप के रूप में दिखाई देता है। इसके बाद आगे जो है आपकी बुक में भूकंप के जो डिटेल्स हैं वो दिए गए हैं कि कब कब कहाँ पर कैसे भूकंप आए थे और कितना नुकसान हुआ था। ठीक है, आगे मैं बता देता हूँ भूकंप के प्रभाव। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा, वैसे तो प्रभाव आप सबको भी पता है कि भूकंप आने के क्या क्या प्रभाव होते हैं। अधिकतर जो है भूकंप से हानियां ही होती है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप के मुख्य प्रभावी झटकों में भूकंप और भूमि का फटना शामिल है कि भूकंप आने से दरारें आ जाती है, जमीनें फट जाती है, इमारतें गिर जाती है, जिससे इमारतें व अन्य कठोर संरचनाएं जैसे कि बांध, पुल, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र इत्यादि को कमोबेश नुकसान पहुंचता है। लेकिन प्रभाव यहाँ तक सीमित नहीं है। भूकंप के आने से जो है इनको तो नुकसान होता ही है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है, परंतु इसका प्रभाव जो है केवल इन्हीं नुकसान तक सीमित नहीं है। भूकंप भूस्खलन और हिमस्खलन पैदा कर सकता है जो पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में जो है अधिक क्षति का कारण बनते हैं। आप देखे हैं कि बारिश के समय भूस्खलन होता है, पहाड़ें टूटकर नीचे रोड पर आ जाती हैं, गाड़ियां गुजरती रहती हैं, उसमें दब जाती हैं, हिमस्खलन होने लगता है। तो ये भूकंप के हलचल की वजह से भी जो है पहाड़ों में जो है इस प्रकार के भूस्खलन और हिमस्खलन होने लगते हैं, जिसका जो है व्यापक प्रभाव जो है जनमानस पर पड़ता है। भूकंप के कारण विद्युत लाइन के टूट जाने से आग लग सकती है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रभाव निम्न हैं। तो भूमि का हिलना, भूतल पर दरार, धरातलीय विसंगति, भूस्खलन, मुद्रा द्रवण, मृदा द्रवण, भ्रंशन, हिमस्खलन, धरातलीय विस्थापन, बांध का तट बांध टूटना कि नदियों के क्या होते हैं, प्रवाह मार्ग में अवरुद्ध उत्पन्न हो जाते हैं, उनके बांध या तट जो है टूट जाते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि उससे जो है ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बाढ़ आ जाते हैं, है ना, इमारतों का टूटना तथा नगरों का ध्वस्त होना और समुद्रों में जो है ऊंची ऊंची लहरें उठना। तो बच्चों ये थे आपके भूकंप के मापने का रिएक्टर पैमाना और साथ ही भूकंप के प्रभाव। अब इसमें जो है बताने के लिए जो है सिर्फ ज्वालामुखी के प्रकार बचे हुए हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इस चैप्टर से यदि किसी प्रकार के और डाउट हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।